मैं टोरंटो में एक रियल इस्टेट कंपनी में बैठा हूं जिसका नाम है iPro रियल्टी। और इशरत साहब से आज मुलाकात का मकसद ये था कि हमारे वो पाकिस्तानी जो कनाडा आ चुके हैं या आने वाले हैं और माइंड बनाते हैं कि हम घर ख़रीदें, फ्लैट ख़रीदें, तो कुछ सवालात मेरे पास थे। आपका तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद इशरत है और जैसे आपने मेंशन किया कि मेरा ताल्लुक़ iPro रियल्टी से है और पिछले 15 साल से जो है मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। जो लोग आते हैं वो आमतौर पर कितने सालों के बाद घर खरीदने का सोचते हैं? देखिए, अभी जो मैंने स्टैट्स हमने चेक किए हैं तो उसमें ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है इस वक्त यही कहूँगा कि इंडियन कम्युनिटी जो है वो विदिन 2 to 3 ईयर जो है वो अपना घर ले लेती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि शायद मैं कहूँगा कि कुछ गाइडेंस की कमी होती है या उनमें हिम्मत नहीं कर पा रहे होते या कुछ और वजूहात की बिना पे। लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं, कब लेना चाहिए आने के? देखिए, मेरा कहना का मकसद है कि ये वो वाहिद चीज़ है जिसके आगे रियल लगा हुआ है, रियल इस्टेट। ये वो वाहिद बिजनेस मैं कहता हूँ कि जिसमें आते ही अगर आप जंप कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली जंप कर जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपकी कई चीज़ें हो रही होती हैं रियल इस्टेट के अंदर। बट जगह फिर मूव करनी पड़ेगी, जॉब मिल गई, लोग डरते हैं कि यार पता नहीं कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ जाएंगे। एब्सोल्युटली, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये, और ये हर बंदे की ये जो कहते हैं ना डर होता है उनके अंदर। लेकिन ब्यूटी ये है कि जब अगर आप मूव भी करते हैं तो आपको कैपिटल गेन तो है ही है, आपको प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। जब आप बेचते हैं उस प्रॉपर्टी को, जब आप जाके दूसरी लेते हैं तो आपको उसके एवज में दूसरी प्रॉपर्टी मिल रही है, तो लॉसेस तो कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं और ये डरते रहते हैं कि यार मैं कल को मुझे मूव करना, अभी तो मैं सेटल डाउन ही नहीं हुआ हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। कहते हैं किनारे में बैठे बैठे आप किनारे पे रहते रहें। तो घर बहुत महंगे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। टोरंटो में 1 मिलियन, 1.2 और इस तरह, तो लोग डरते हैं कि इतने महंगे घर कैसे बिकते हैं। अगेन आज आपके सवाल जो है ना वो इतने टू दी पॉइंट हैं कि यकीन जाने कि जो हमारे इस वक्त ऑडियंस और जो लिसनर्स और जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए, उनकी नस्लों के लिए फ़ायदा है। ये कहना कि घर जो है वो महंगे हैं, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर आप जाते हैं तो उस वक्त भी महंगे थे। ओके, उस ज़माने के लिहाज से, उस ज़माने के लिहाज से महंगे थे। लेकिन क्या होता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आपको हर चमकती हुई चीज़ के पीछे नहीं भागना है। हमारा अलमिया क्या है कि हम पहले जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, हम चाहते हैं पहले घर की डेकोरेशन कर लें ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम कितनी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, क्यों ना आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हुए वो प्रॉपर्टी लें जिसमें कि आपको रेंटल की इनकम आ रही है। या चलें अगर आप उस लेवल पे नहीं जाना चाहते तो कम से कम आप प्री कंस्ट्रक्शन में चले जाएं, आप कोई चीज़ बुक करा लें। आज अगर आप थोड़ा सा किसी चीज़ को बुक कराने जाते हैं, अगले 2, 3, 4 साल के बाद जब वो आपको मिलती है तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल गेन ऑलरेडी हो चुका होगा, उसकी अप्रिसिएशन हो चुकी होगी। अगर वो आप नहीं भी रखते हैं और आप उसको बेच के उससे जो पैसा हासिल होता है उससे री इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि भाई मैं 4-5 दोस्तों के साथ यहाँ गुजार चुका हूँ वक्त, हम में से जो सबसे आगे है उसने जल्दी घर खरीदा था और जो जिसने लेट किया वो थोड़ा पीछे रह गया। बिल्कुल सही, ऐसे ही एब्सोल्युटली राइट, 100% एग्री विद यू, क्योंकि जिसने रिस्क ले लिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि सुहेल साहब ये रिस्क मैं नहीं लेता, मैं नहीं कहता ये रिस्क है, क्योंकि रियल एस्टेट आपके हाथ में है, ये टेंजिबल है, मतलब चीजें आप उसमें रह रहे हैं। ऐसा नहीं है आप नहीं, फर्स्ट करें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको रेंट पे जाना है, आप रेंट पे चले जाइए, आपको रेंट पे कर दीजिए। आजकल जो रेंटल मार्केट है वो भी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देती है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं भी दे रही है तो वो कम से कम आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कंपनसेट कर रही है, मतलब आपकी जेब से नहीं जा रहा। फर्स्ट करें जी, मैं कहता हूँ जी आपकी जेब से भी जा रहा है, 200, 300, 400, भाई हम कमेटियां भी डालते हैं पाकिस्तानी लोग, आप समझना कमेटी डाल दी मैंने। ओके, लेकिन 3 साल के बाद या 4 साल के बाद अगर आप जब उसकी गेन की बात करते हैं तो देखिए टोरंटो या जीटीए की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 4% कैपिटल गेन तो है ही है। अच्छा, अगर आपने 2 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो 4% तो आपका हर साल बढ़ ही रहा है। फिर जो आप रेंट में दे रहे हैं, रेंट में क्या हो रहा है कि आपका पैसा तो गया, लेकिन जब आप मॉर्गेज लेते हैं तो आपका प्रिंसिपल भी जा रहा है, आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो प्रिंसिपल भी तो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है ना। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट यू वुड हैव इन योर लाइफ कनाडा में। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो घर अगर 4 लोगों की फैमिली है, टाउन हाउस लें, घर लें या कंडोमिनियम में खरीदें? 4 लोगों की फैमिली है और 4-5 की फैमिली है। देखिए डिपेंड करता है कि फैमिली कितनी बड़ी है, उनकी एज
फैक्टर क्या है। अगर उनके एज फैक्टर जो है वो 16 साल से नीचे हैं, 15 साल में है, 10 साल में, तो डेफिनेटली दे कैन एडजस्ट इन अ कॉन्डोमिनियम। लेकिन क्योंकि अगर बढ़ रही हैं 18 साल से ऊपर है और दे कैन अफोर्ड, दे कैन गो टाउन हाउसेज। लेकिन अगर उनकी अर्निंग ज़्यादा है, ऑब्वियसली 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की इनकम भी तो आ रही है ना। अगर 5 लोगों की इनकम आ रही है तो क्यों ना फिर वो डिटैच घर में जाएं और बेसमेंट का रेंट पे लें, रेंट पे उठाएं। बजट से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड और कोशिश होनी चाहिए घर की, डिटैच घर की। देखिए होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा और का साइकिल समझा सकूंगा कि जितना आप कोर में आते हैं, मतलब टोरंटो के कोर में डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ होता क्या है कि प्राइसेस जो है वो तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब बाहर निकलना शुरू होते हैं तो प्राइसेस कम तेजी से बढ़ती है। इसी तरीके से जब मार्केट गिरती है तो पहले बाहर की मार्केट गिरती है, फिर वो अंदर की तरफ आती है। इसी तरह कैपिटल गेन भी जो है वो अंदर की तरफ जो वो ज्यादा होता है, बाहर की तरफ कैपिटल गेन कम होता है। तो अगर आप इस फार्मूले को लेके चलते हैं दिमाग में आपके है, और अगेन ये एक ही नशिश में तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं किसी चीज़ को डिटेल में बात कर सकूं। लेकिन एज आई सेड कि कोई भी शख्स मेरे साथ बैठना चाहता हो या one-on-one मीटिंग करना चाहता हो, there is no obligation. I want to be honest with you. There is no obligation that they have to buy from me. But I'm very much happy that they would have a property under their हाँ, नहीं, ये तो वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तो मैंने अब तक इनसे चाय भी नहीं पी, तो ये फ्रेंडली बात हो रही है लोगों के फायदे के लिए, ठीक है ना, नॉलेज देने के लिए। तो मेरे 2-3 सवाल और हैं। Sure. अच्छा, आमतौर पे इस वक्त कनाडा में जो एक घर की महीने की किस्त होगी, मेंटेनेंस होगी, इंश्योरेंस होगा, रफली थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए बहुत आसान फार्मूला है। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है आप उसको मल्टीप्लाई करें बाय 5.5 से। ओके, ठीक है, 5.5 से एक्स मल्टीप्लाई करें, लाख के ऊपर $600 लेके चलें आप, देन यू विल हैव एन आंसर। ठीक है। उसमें फिर आपको ये देखना कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, आपने ये देखना है कि आपने जो है खासतौर पर बड़ा, मैं अभी हमेशा कहता हूँ कि नई गाड़ियों के पीछे ना भागें। ठीक, क्योंकि नई गाड़ी जो है ना यहाँ पे लाइबिलिटी है, गाड़ी यहाँ पे एसेट नहीं है, और हमारी जो कमजोरी है वो गाड़ी है। यहाँ पे गाड़ी वो लें जिससे कि आपका काम चल जाए। पहले अपने घर को मजबूत करें, अपने आप जो है डाउन पेमेंट ज़्यादा करें, आप उसके हर साल जो है वो 10% एक्स्ट्रा दे दें, तो क्या होगा कि थोड़ा शुरू में 4-5 साल तो मुश्किल होगी, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो TMI कहते हैं, जो मंथली पेमेंट होती है वो कम हो जाती है और आपका प्रिंसिपल ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। तो कीमतें कंडोमिनियम की ज़्यादा बढ़ेगी या घर की या टाउन हाउस? बहुत खूबसूरत सवाल। इसी जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि कोर वाली, ओके, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी कीमतें बढ़ेंगी वो बनेंगी डिटैच की, ओके, उसके बाद सेमी डिटैच की, फिर उसके बाद टाउन हाउसेस की, फिर उसके बाद कॉन्डोमिनियम की। इसी तरह जब वापस आना शुरू होता है तो सबसे पहले गिरेंगी किसकी? कॉन्डोमिनियम की। अच्छा। फिर गिरेंगी टाउन हाउसेस की, फिर गिरेंगी सेमी डिटैच की, फिर गिरेंगी डिटैच की। तो हमने तो सुना है कि नॉर्थ अमेरिका में 10-12 साल का साइकिल होता है, प्राइसेस गिरेंगी, तो हम, क्या ये बात सही है कि ऐसे होता है? देखिए, रियल एस्टेट इज नॉट व्हेन यू बॉट इट, अच्छा, रियल एस्टेट इज हाउ लॉन्ग यू केप्ट इट। ओके, देयर इज नो सच थिंग। आप ये बोलें कि मैं साइकिल में ऊपर जा रहा था, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, लकी, नो प्रॉब्लम। इफ ही कमिंग डाउन अगेन, बट पुट इट दिस वे, इवन कमिंग डाउन, चलें जी वर्स्ट सिचुएशन में चलेगा, जैसे हम आजकल कहते हैं हर बंदा डरा हुआ है जी कि बहुत इंटरेस्ट रेट आसमान पर लग गया है, बिल्कुल कहते हैं जिंदगी हराम हो गई, सब कुछ हो चुका है। उसके बावजूद भी फर्ज करें कि आपने $2,000 एक्स्ट्रा दिया पर ईयर, पर मंथ, आपकी मिसाल 2,000 दिया नेक्स्ट, साल की कितने हो गए? 24,000। 3 साल की कितने हो गए? 64,000, राइट। 64,000 में जब बाउंस बैक करती है प्रॉपर्टी, you're going to not only recover whatever you paid extra, you're going to have a positive money in your pocket. I have seen 18% gain. 18% gain is not a joke. 18% सालाना? जी सर। अच्छा, देखिए कनाडा में तो हमने किसी को कमा के सेविंग करके आगे बढ़ते नहीं देखा। जो लोग मेरे जान पहचान में आगे हैं वो वही है कि 2 घर हैं, 3 घर हैं, या घर बेच के आगे गए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? Absolutely. ऐसा ही है। 100% agree. जिसने जो हमेशा किराए पर रहा वो हैंड टू माउथ है, क्योंकि उसने कभी कहते ना अपने शेल से बाहर या कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे आपका काम नहीं बनेगा, आप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरी कम्युनिटियाँ जल्दी लेती हैं हमसे ज़्यादा? एब्सोल्युटली। इंडियन कम्युनिटी, मैं उनको हेड ऑफ दोज पीपल के, वो लोग जो है उनकी पहला टारगेट, खास तौर पे गुजराती people, वो स्टूडेंट होते हैं उस वक्त ले लेते हैं बात तो।
सर मैं यकीन जाने अभी आपने मेरे दिल की बात कही, मैं आपको मिसाल देने वाला था कि ज़्यादा दूर नहीं मार्कम और लॉरेंस के ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं इसमें मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स हैं। और वो स्टूडेंट थे, उन्होंने ट्रकिंग शुरू करी, उन्होंने 2-3 दोस्तों ने मिल के लिया पहला घर, फिर उन दोस्तों ने आपस में क्या कहते हैं किसी को बाय आउट किया, एंड नाउ दे हैव ऑल कॉन्डोमिनियम्स, दे स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्डोमिनियम्स एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स हाउसेस। वहाँ से आते हैं इमिग्रेशन लेके बहुत से लोग और ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कारोबार में लगाएं कि घर में लगाएं, और घर पे लगाएं तो पहले कहाँ से शुरू करें। तो अब उनको मैं कह सकता हूँ कि आप बेधड़क घर खरीद सकते हैं, रिस्क नहीं है। देखिए कारोबार का जो बात आप कर रहे हैं, देखिए कारोबार का मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि आप एक नए शहर में, नए कल्चर में, नए मुल्क में, उसमें टाइम लें, उसमें टाइम नहीं। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं पहले पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध में रहता था, और जब मैं कराची आया तो मुझे तकरीबन 2 से 3 साल लगे उस समझने में कराची को। तो 3 to 4 years। आप एक नए कल्चर में आके आप चाहेंगे कि मैं पहले दिन से नया बिजनेस कर लूँ, मेरी सजेशन ये होती है बिजनेस, क्योंकि मैं खुद में बिजनेस में हूँ, पहले आप नौकरी करें, पहले आप टेक्सचर समझें यहाँ पे काम होता किस तरीके से। अपने पैसों को आप इन्वेस्ट कर दें इन रियल एस्टेट, ताकि आपको पता है ये तो सिक्योर है। वो कहते हैं ना कश्तियाँ जला दी, अब हमने आगे ही जाना है जी, पीछे नहीं मुड़ना है हमने। तो जब आपके पैसे लग गए तो फिर आपने ये नहीं देखना है कि मैंने यार ये भी खरीद लूं, मैं आज जोड़े खरीद लूं, या मैं ये काम करूं, आपके बैंक होंगे नहीं। अच्छा, इसको इशरत भाई आसान लफ्ज़ों में समझा दें हमारे देखने वालों को। पाकिस्तान में तो हम रियल्टर को ढूंढते हैं या डायरेक्ट बात करते हैं और बस देसी तरीका है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने घर लेना है तो मैं एक रियल्टर के पास जाऊँगा कि मेरे लिए घर देखो, उसको कमीशन मैं दूंगा या सेलर देगा, और क्या क्या मराहिल होंगे इसको एक्सप्लेन करें। ओके, होता क्या पाकिस्तान में तो खैर हर गली कूचों में जो है वो रियल्टर बैठे हुए हैं, और उसमें कोई एथिक्स, तो मैं आई शुड से यूज द वर्ड एथिक्स, दे आर नॉट गवर्न। हम लोग गवर्न होते हैं, हम लोगों के कोर्सेज करते हैं, हम लोग खुद इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। हमारे को कोर्सेज करने के बाद किसी ब्रोकरेज के साथ जो है ना ज्वाइन करना होता है, और फिर हम उनके साथ किसी सीनियर के साथ काम करते हैं, मेंटोर के साथ काम करते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट के साथ होना, उसका नॉलेजेबल होना, वो एक बहुत ही अहम अंसर है आपकी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में। तो मेरी हमेशा तो रियल्टर को इंगेज कर लिया किसी को भी, ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा, और हम समझने के लिए पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, हमने कहा ये घर पसंद आ गया, उसने कुछ घर दिखाया हमें, अब क्या करना है, ऑफर कैसे जाती है? ऑफर कैसे जाती है उससे पहले मैं थोड़ा जाऊंगा। मैं उसकी वजह ये है कि घर देख लेना, घर और मकान में फर्क है। ओके, मैं चाहूंगा कि मेरा क्लाइंट मकान ले या घर ले, डिपेंड करता है। ओके, घर में सुकून होता है, मकान में थोड़ी तकलीफ होती है। मकान से मरा कि आप गोइंग आउट ऑफ योर बजट। दूसरा जो रियल एस्टेट अपना एक्सपीरियंस एजेंट होगा, वो आपको पहले चेक करेगा आर यू क्वालिफाइंग फॉर दैट अमाउंट। ओके, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज जॉब और हर जॉब। क्या आपके पास इनफ डाउन पेमेंट है, क्या आपके पास जो है क्रेडिट स्कोर है, क्या आपके पास जॉब है जो अफोर्ड कर सकें, जो बैंक देखता है। पहले आपको क्वालिफाई वो करेगा। जो अच्छा एजेंट है वो चीज़ों को मेक श्योर करेगा कि फिट है खरीदने के लिए, वरना नहीं दिखाना शुरू करेगा। देखिए दिखाएंगे, लेकिन क्या फायदा कि उसका भी वक्त आया होगा, आपका भी वक्त आया, मेरा भी वक्त आया। मुझे आपको चीज दिखाऊं जो कि $1 मिलियन की है, और मुझे पता आपने चेक कर लिया मैं फिट हूँ, अब आप मुझे घर दिखा रहे हैं, अब मुझे कोई एक घर ठीक लगा, मैं चाहता हूँ इस पर बात बढ़ाएं। वो मार्केट में है $9 लाख का, और मैं कह रहा हूँ इसका ऑफर दे दीजिए आप 8.25 या 8.5। मैं ये नहीं कहूँगा मैं 8 की दूंगा या 8.25 की दूंगा। अच्छा। पहले मैं उसका कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करूंगा। ओके, अच्छा, कैसे देखेंगे कि इसकी क्या सही कीमत? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए ये भी एक तजुर्बे से चीजें आती हैं सामने। पहले तो मुझे देखना है कि उस एरिया के अंदर जो लैंड है उसकी कॉस्ट क्या चल रही है। ओके, आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है, उसमें जो है कहाँ लोग ज्यादा है, कितना करीब है बस स्टॉप से, उसमें रेंटल इनकम है या नहीं है। There are multiple factors I'm going to plug in before I'm going to come with the right price. So हो सकता है वो 9 मांग रहा हो और अब बोले अशरत मैं 8 देना चाहता हूँ। हाँ, नहीं यार ये छोड़ना नहीं है, ये तो हमने लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि इसके एडेड बेनिफिट्स हैं। ओके, हो सकता है कि बोले ना जी ये प्रॉपर्टी जो है वो 7.25 से ऊपर की नहीं है। तो बेसिकली सेल्समैन बनने के बजाय कंसल्टेंट बन के हेल्प करते हैं कि वो आराम से ले ले, सुकून से रहे, गलत चीज ना उसको, अच्छे एजेंट के तौर पे जो भी होगा वो चाहेगा। इतना बड़ा डिसीजन है, इतना बड़ा डिसीजन है। मैं आपको एक गलत मूव जो है ना वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है।
उसकी वजह क्या है नुकसान पहुंचाने की? फर्ज करें कि आपने घर लिया, उसकी छत लीक हो गई। अच्छा, आपको पता है छत लीक होने का मकसद ये कि 4-5 हज़ार और गए आपके। आपको पता है उसमें फर्नेस लगा हुआ है, फर्नेस कितना पुराना है, आपको पता है उसकी डक्टिंग कितनी पुरानी है, उसमें कौन कौन सी वायरिंग आ रही है। अच्छा, तो एजेंट को सब देखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है, जब हमें पढ़ाया जाता है, हम लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं होते, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस, हमारा काम, हमारी चीज़ें, हमारी नॉलेज, हमें एज ए ग्लैंस हम चेक करते हैं कि यार ये चीज़ें जो है, फर्ज करें मैं बेसमेंट में गया हूँ तो मैं बेसमेंट की दीवारों को पढ़ूंगा कि उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है, मैं छतें देखूंगा कि उसमें छत में कहीं स्टेन तो नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है। इंस्पेक्टर जब आएगा, फाइनल इंस्पेक्शन होगी, वो तो बात की बात है। मैं आपके पैसे क्यों जाया करवाऊं कि जब मुझे दिख गया कि वहां पे स्टेन है और वहां पे लगता है कि छत लीक हो चुकी है। ठीक है, आपको लगा कि ये घर मेरे लिए ठीक है, तो आप कैसे मूव करेंगे? हम पाकिस्तान में ज़बानी बात होती है, फोन पे बताते हैं कि भाई मेरे मालिक, मेरा क्लाइंट इतने में कह रहा है। यहाँ हमारे यहाँ जो है वो बाकायदगी से जो है एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है, उसमें मुझे आपकी आईडीज चाहिए होती हैं, मुझे आपकी फिनट्रा के फॉर्म भरते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर गवर्नमेंट एज आई सेड अर्लियर। हम जो है तमाम चीज़ों को फॉर्म भर के, एग्रीमेंट भर के हम उसकी दूसरी पार्टी को भेजते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट ये उसकी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये डिपॉजिट दे रहा है वो विद ऑफर, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ये प्राइसिंग है, लेकिन कंडीशंस ये हैं। कंडीशन से मुराद ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, इसका हम चेक करेंगे, हम मॉर्गेज के लिए जाएंगे, लेकिन मॉर्गेज की अप्रेजल आ भी रही है, इतनी या नहीं आ रही। फर्ज करें कि आपने 1 मिलियन का घर ले लिया और आपकी अप्रेजल सिर्फ जो है वो 7 लाख की है, तो सब कुछ एक टेम्पलेट पे रिटर्न है और उसी को करना होता है। It's not written, we have to pick the clauses accordingly, but when it fits your needs. ओके, So again, this is come with the experience. और बायर जो है उसको कमीशन नहीं देना होता है, सेलर को। Absolutely. Now this is commission comes from the seller सेलर, side. ओके। तो आपने उसको भेजा एक प्राइस पे, अब उसको कितने वक्त में जवाब देना है आपको? अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक होती है, वो ये होती है कि अगर ये प्रॉपर्टी हॉट है और मैं चाहता हूँ इसको क्लोज करना जल्दी, तो उसकी ट्रिक्स मैं आज बड़ी चीजें रिवील कर रहा हूँ आपके तवज्जो से, मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं ज्यादा का टाइम दिया उसको तो उसने क्या करना है, उसने दूसरे एजेंट को भेजना है कि मेरे पास एक ऑफर आ गई। ओके ओके, अब नाउ बिडिंग वॉर शुरू। ओके, मैं उसको 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम दूंगा, मैक्सिमम ये 4 घंटे का। भाई अगर तुम्हें जवाब यस से नो करो, हाँ, यस नो कर, मेरी तो ये ऑफर है। अब वो अटक जाता है आगे, क्या करूं यार, मैं इसको हाँ भी करूं ना भी करूं, यही प्राइस है भाई। ठीक, अब उसको दूसरे को तैयार करने में टाइम लगता है, तो वो अल्टरनेट कहेगा नहीं इतने नहीं इतने, इस तरह से एब्सोल्युटली वो भी लिख के देगा इस तरह? वो भी मुझे लिख के ऑफर भेजेगा कि मेरी कंडीशन ये है, अब मेरे पास टाइम आ गया, बॉल मेरे कोर्ट में है। ओके, अब मैं अपने क्लाइंट से वो भी टाइम देगा आपको? वो मुझे टाइम देगा कि भाई, और जब आप दोनों की बात चल रही है तो किसी और से बात नहीं चला सकता वो जब तक के हाँ, बहुत ही कहते हैं निप इन द बड जिसे कहते हैं। मैंने अगर उसको टाइम दिया है कि हम जो है आपके पास ये ऑफर आई है और शाम को 6 बजे तक आपके पास टाइम है जवाब देने का, अब 6 बजे तक वो किसी को भी फोन कर सकता है। अच्छा, लेकिन 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले उसने मुझे लिख के भेज दिया जी ये मैं आपको इतने में दे रहा हूँ और आपके पास टाइम जो है अब रात 10 बजे तक है। अब वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं चला सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी और को नहीं भेज सकता, किसी को नहीं भेज सकता, वो लॉक के मेरे साथ कोई बातचीत नहीं चला सकता, कुछ नहीं कर सकता, 1 to 1। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसने मुझे साइन बैक कर दिया। अब बॉल इन माय कोर्ट टिल 10 o'clock। ठीक है, अब 10 बजे के बाद जो है, तो अब अगर एग्री हो गए प्राइस पे तो नेक्स्ट बस के बाद क्या है, कंफर्मेशन ऑफ और ऑपरेशन। फिर आप वकील को मामला पहुंचा देंगे? नहीं, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास। यानी खरीदार को कोई खाली देखने की तकलीफ करनी है और एजेंट को तक अप्रोच करना है, तो बहुत आसान है। और कौन चेक करेगा कि सही है कि नहीं, भाग गया नहीं, कागजात ठीक है कि नहीं, जिस तरह हम कराची में करते हैं डुप्लीकेट वगैरह वगैरह? ऐसा सब कुछ हमारा काम है, क्योंकि ऐसा होता है या नहीं? ऐसा कर एक प्लॉट 2 लोगों के नाम हो सकते Sorry, I'm laughing hard. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारी फाइल होती है, जितनी मोटी फाइल होती है हम खुश होते हैं कि ये पेपर अच्छे हैं। यहाँ आप देते हैं इस तरह, ये क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा। वो आपके पास आते हैं, आपका लॉयर आपको सब कुछ देता है। और मैं मजे की बताऊँ आपको कि हमारे पास एज ए रियल एस्टेट एजेंट हमारे पास लैंड रजिस्ट्री का एक्सेस होता है। ओके, तो वी कैन चेक ऑनलाइन। आप हर चीज चेक करके ही क्लोज करेंगे? हर चीज हमें अगर एजेंट के जरिए लिया है तो हम कवर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें कोई फाइल वाइल लॉकर में नहीं रखनी? कुछ नहीं, वो आपके सब जो है ऑनलाइन होती है चीजें। अच्छा, फाइल मिलती है आपको। बाद में बिजली वालों को नंबर हम देंगे कि आप ही के जरिए सब हो जाएगा? जब आपकी ट्रांसफर होता है तो हम आपका लॉयर जो है वो लेटर भेज देता है कंपनी को कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया आपका लेटर। आपने हमको फोन करना होता है जी मेरे नाम से। आप घर खरीदना तो आसान है, बहुत आसान भी और बड़ा एक अच्छा खूबसूरत तजुर्बा है। अच्छा भाई, आज की पहली वीडियो में इनसे हमने बहुत बेसिक बातें की हैं और
हर टॉपिक पे तफसीलन बात होनी चाहिए, मुख्तलिफ इलाकों पे बात होनी चाहिए, मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे कि एक दफ़ा कोई परेशानी हुई किसी को तो कैसे हुई, किसी को कामयाबी मिली तो कैसे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसा सवाल जो आप समझते हैं कि रह गया है, आप कमेंट में लिख दीजिए और मैं इनका नंबर भी वहाँ शेयर कर दूंगा। आपको डायरेक्ट इनसे कोई मैसेजिंग करना हो तो कर सकते हैं। अगर मौका मिला और इन्होंने बुलाया चाय पानी पे तो हम दोबारा किसी और वीडियो में फिर हाजिर होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू जनाब, थैंक यू, शुक्रिया।